नमस्कार और अमेरिका के सेंटर स्कोप न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम तथ्यों और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना किसी पक्षपात के। मैं एशले बैनफील्ड हूं। नमस्कार और अमेरिका के सेंटर स्कोप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एशले बैनफील्ड हूं। आज गुरुवार 1 मई है, जिसे दुनिया भर में मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और आज कई प्रमुख घटनाक्रम सामने आए हैं। व्हाइट हाउस में नेतृत्व परिवर्तन, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, एक प्रमुख समाचार नेटवर्क से संबंधित कानूनी समाचार, और यूक्रेन और मध्य पूर्व से अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले व्हाइट हाउस मेन बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बजाय राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकित कर रहे हैं। इस बीच सीनेटर मार्को रूबियो अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कर्तव्यों को संभालेंगे, जबकि वह अभी भी राज्य सचिव की भूमिका में बने रहेंगे। हालांकि यह लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था नहीं मानी जा रही है। कुछ विधायकों ने पहले ही एक व्यक्ति के दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाने पर चिंता जताई है। और अगला विषय है मई दिवस के विरोध प्रदर्शन। नागरिक पूरे देश में प्रमुख अमेरिकी शहरों की सड़कों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में मई दिवस प्रदर्शनों के लिए हजारों लोग बाहर आए। प्रदर्शनकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में आए असमानता और कार्यस्थल की स्थितियों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। कई संकेत जो उठाए जा रहे हैं और भाषण जो दिए जा रहे हैं, वे राष्ट्रपति ट्रंप, एलोन मस्क और बड़ी कंपनियों की आलोचना कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उच्च वेतन, सस्ती आवास और श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा की मांग की। आयोजकों का कहना है कि यह 2020 के बाद से सबसे बड़े मई दिवस की भीड़ में से एक है। सार्वजनिक प्रदर्शनों से लेकर अदालत तक एक प्रमुख आव्रजन निर्णय की अभी घोषणा की गई है। टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर निर्वासन को सही ठहराने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट का उपयोग वास्तव में अवैध है। विवादित कानून 19वीं सदी की शुरुआत का है। अदालत ने पाया कि वर्तमान आव्रजन प्रवर्तन के लिए इसका उपयोग कानूनी रूप से मान्य नहीं है। प्रवासी अधिकार समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया, इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत बताया। हालांकि न्याय विभाग ने यह घोषणा नहीं की है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा या नहीं। और जब यह निर्णय सुर्खियां बटोर रहा है, तो एक प्रमुख अमेरिकी टेलीविजन समाचार नेटवर्क से जुड़ा एक उच्च दांव मुकदमा भी ऐसा ही कर रहा है। फॉक्स न्यूज कई वर्षों से स्मार्टमैटिक, एक वोटिंग मशीन कंपनी के साथ एक मुकदमे में उलझा हुआ है। प्रत्येक पक्ष ने अदालत से अपने पक्ष में निर्णय देने का अनुरोध किया है और दांव ऊंचे हैं। यह एक $2.7 बिलियन का मानहानि का मुकदमा है। मामला फॉक्स न्यूज पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में दिए गए बयानों से उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक पक्ष का कहना है कि कानून उनके पक्ष का समर्थन करता है और एक मुकदमे की आवश्यकता है। इस मुकदमे की तुलना फॉक्स न्यूज के खिलाफ एक पूर्व मुकदमे से की गई है। वह डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स से संबंधित था और उस मामले में कि फॉक्स न्यूज को डोमिनियन को एक बड़ा वित्तीय समझौता करना पड़ा था। अगला हम अदालतों की ओर चलते हैं, जहां दो बहुत अलग अलग आपराधिक मामले सुर्खियां बना रहे हैं। कानूनी समाचारों में संगीत निर्माता और मेगास्टार डिडी कॉम्स ने संघीय अभियोजकों द्वारा पेश किए गए एक याचिका समझौते को अस्वीकार कर दिया है। डिडी संघीय अदालत में अपने यौन तस्करी के आरोपों का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया में येवन हाई स्कूल छात्रों ने कथित हेजिंग घटनाओं के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
एक पूर्व छात्र एथलीट ने सार्वजनिक रूप से बात की, घटनाओं को टीम बिल्डिंग के बजाय अपमानजनक बताया। वॉशिंगटन में शिक्षा समर्थक एक प्रमुख वित्त पोषण निर्णय के बाद चिंताएं उठा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए निर्धारित $100 बिलियन संघीय अनुदान को स्कांज्य समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय खर्च को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, लेकिन शिक्षकों और स्वास्थ्य पेशेवरों का तर्क है कि इस वित्त पोषण की हैती अब पहले से अधिक आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ सदस्य आपातकालीन कानून के माध्यम से धन को बहाल करने की कोशिश ऑडिट कर रहे हैं। और अंत में हम क्रिप्टोकरेंसी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों से संबंधित व्यापार सुर्खियों की ओर रुख करते हैं। एलन मस्क ने क्रिप्टोकरेंसी डॉजकॉइन पर एक अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि जबकि परियोजना ने प्रगति की है, यह अभी भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। और अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन ने खनिज संसाधनों पर एक नया समझौता किया है। उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना और यूक्रेन की पुनर्प्राप्ति का समर्थन करना है। आज की शीर्ष कहानियां यहीं समाप्त होती हैं। वॉशिंगटन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक और अदालत से लेकर अर्थव्यवस्था तक अमेरिका के सेंटर स्कोप न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम तथ्यों और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी पक्षपात के। मैं एशले बैनफील्ड हूं। हम आपसे फिर कल मिलेंगे।